नमस्कार। तो हम ऑनर्ड पर्सनालिटी के श्रृंखला में मिल रहे एक खास अतिथि से जो सिंधी राइटर हैं और साहित्य अकादमी के इस मेले में आज इस श्रृंखला से जुड़ रहे हैं। साहित्य अकादमी साहित्य उत्सव मना रहा है जिसमें अलग अलग प्रांत के अलग अलग क्षेत्र के साहित्य और धर्मिता से जुड़े हुए लोग, साहित्य से जुड़े हुए लोग, लेखक, कलाकार, कवि और तमाम अलग अलग विधाओं के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। आज इस खास कड़ी में हमसे जुड़ रहे हैं विनोद आशुधानी, जो कि सिंधी के लेखक हैं और सिंधी की पुस्तक के लिए इन्हें आज साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 का सम्मान इन्हें दिया गया है जिसमें इनकी खास पुस्तक होगी और उस खास पुस्तक की आज हम चर्चा भी करेंगे। साहित्य अकादमी लगातार कई वर्षों से साहित्य उत्सव मनाता आ रहा है। तकरीबन पिछले 70 वर्षों से ये जो उत्सव है, ये उत्सव धर्मिता है, अपने पड़ाव पे लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तो आज इस कड़ी में हमारे साथ एक बहुत ही प्रबुद्ध प्रोफेसर जुड़ रहे हैं जो न केवल चुनौतियों को का सीना चीड़ कर आगे बढ़ाए हैं, बल्कि इन्होंने तमाम कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों के भी आज अपनी एक अमिट छाप लेखनी में छोड़ी है। विनोद जी हमसे जुड़ रहे हैं, सिंधी के प्रोफेसर हैं, नागपुर के एक कॉलेज में ये अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हैं और सिंधी विषय के लिए इन्हें साहित्य सम्मान 2023 से नवाजा गया है, साहित्य अकादमी सम्मान। तो आज इस श्रृंखला में हम इनसे बातचीत करेंगे और इनकी पुस्तक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत नमस्कार। आपकी पुस्तक हाथ तो पकड़ जा, जी बिल्कुल, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, हाथ तो पकड़ जा यानी हाथ पकड़ना, और अंग्रेजी में जिसे कहेंगे लेंड मी दाय हैंड। ये मेरे गज़लों का संग्रह है, सिंधी में 5वां गज़ल संग्रह है और इसमें सम्मिलित जो गज़लें हैं वो उत्तर आधुनिकता के संवेदना को और एहसासात को अभिव्यक्त करती हैं। क्योंकि जीवन जो है वो एक सपाट धरातल जैसा नहीं है। जीवन ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर एक बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी है जहाँ से पैर फिसलने की संभावनाएं निरंतर बनी रहती है। तो इस प्रकार की जो जीवन की जटिलताएं हैं, उन जीवन की जटिलताओं को कलमबंद करके मैंने गज़लों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। क्या बात है। इस गज़ल संग्रह में कितनी गज़लों को स्थान दिया गया है और इसके केंद्र में आपने क्या रखा है? जी बिल्कुल, इसमें करीब 90 गज़लें सम्मिलित हैं और केंद्र बिंदु में जैसे मैंने कहा कि आप शीर्षक पर यदि ध्यान केंद्रित करें, हाथ पकड़ना। अब मैं अपनी जीवन की बात करूं तो मैं जन्म से नेत्रहीन हूं और हाथ पकड़ने का मतलब मुझे आपको यहाँ से अगर बाहर भी ले जाना है तो हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। बहुत अवसरों पर हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें अपने परिवार वाले, मित्रगण, इतना ही नहीं अजनबियों के हाथों ने भी हमें समय समय पर सहारा दिया है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हाथ पकड़ना यह मेरे जीवन का एक रूपक के रूप में उभर करके सामने आया है। कोई भी वर्ग, कोई भी राष्ट्र जो होता है वो किसी अकेले व्यक्ति के प्रयत्नों से नहीं चलता। जब हम हाथ पकड़ लेंगे, एक दूसरे का दामन थाम लेंगे, तभी प्रगति संभव है। तो मुझे तो लगता है कि जीवन के केंद्र में ही ये मेरा जो एक बिंब है, कविता का बिंब है, हाथ पकड़ना, उसका अत्यंत महत्व है। और दूसरी ये बात मेरे गज़लों का जो केंद्र में वो है कि मानवीय संवेदना है, क्योंकि टूटन और बिखराव चारों तरफ है। मत पता नहीं क्यों कोई भी रिलेशन, कोई भी जो संबंध होता है, बिना किसी कारण के या कारण से वो बिखरने लगता है। तो ये बिखराव का दर्द मेरे गज़लों के अंतर्गत आपको उभरता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं एक छटपटाहट है। वो छटपटाहट इसलिए है कि न केवल हम व्यक्तिगत संबंधों के अंतर्गत में हम बिखराव देख रहे हैं, किंतु सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक धरातल पर भी उसी प्रकार का सार्वजनिक जीवन में भी बिखराव है। तो इस प्रकार से दोनों ये बिखरावों के साथ मेरे भीतर का कवि जूझ रहा है और इस बिखराव को भरने की अपने तरीके की एक कलात्मक कोशिश कर रहा है। सर, कहते हैं कि जो लेखन है या जो विधा है, कविता हो या कहानी हो, वो कहीं ना कहीं किसी पीड़ा और कुंठा और संत्रास से जन्म लेती है। आपके जीवन की ऐसी क्या कठिनाइयाँ रहीं जिसने इन गज़लों को संग्रहित करने के लिए आपको प्रेरित किया और आप उस दिशा में आगे बढ़े? अब आप देखें कि यदि आप किसी भी तरीके से दिव्यांग हैं, जैसे मुझे दिखाई नहीं देता, तो इससे होता क्या है कि मुझे कोई भी काम करने में बाकी सामान्य लोगों के तुलना में 4 से 6 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए हमने कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं, एक प्रकार का भेदभाव या एक अन्याय सहा है, चाहे वो पढ़ाई करते समय हो, नौकरी ढूंढते समय हो। क्योंकि आज भी समाज में किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के क्षमता और योग्यता की स्वीकार्यता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बहुत बार होता है क्या है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस पर लोग ध्यान नहीं देते, मैं क्या नहीं कर सकता
इस पर लोगों का ध्यान अधिक चला जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे महसूस होने लगा कि इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक प्रकार का कहीं ना कहीं सटल लेवल पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई नहीं भी देता, तो कहीं ना कहीं मुझे उसने आमादा किया, मुझे प्रेरित किया कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा। अन्याय का जो वैल्यू है, अन्याय का जो मूल्य है, वो हर जगह है। किसी न किसी प्रकार से महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, विकलांगों के साथ हो रहा है, और इवन जो सक्षम व्यक्ति है उसके साथ भी अन्याय होता है। तो वो जो पीड़ा है, तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा समाज निर्माण हो विश्व धरातल पर जिसमें अन्याय के लिए कोई स्थान ही नहीं हो। तो माय इंटायर पोइट्री इज एन अटेम्प्ट fill up those gaps which come again and again in the socio-cultural order, even in the personal order. मुझे लगता है साहित्य अकादमी के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना है जब किसी नेत्रहीन लेखक या कवि या गज़लकार को ये सम्मान प्राप्त हुआ हो, जैसा कि विनोद जी को प्राप्त हुआ है। सम्मान क्या कुछ कहती हैं सर, कितनी प्रेरणादायक होती हैं? सम्मान मिलने के बाद क्या क्या अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं? जी, अपेक्षाएं तो बढ़ जाती हैं और एक जिम्मेदारी भी आ जाती है। मैं चाहता हूं कि मैं और लेखन करूं, काव्य तो मैं लिखता ही रहूंगा, और फिक्शन में भी मैं कोशिश कर रहा हूं। एक इंग्लिश नॉवेल आ चुका है, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज आ चुकी हैं, लेकिन और हिंदी सिंधी में भी मैं फिक्शन लिखना चाहता हूं। और एक बात कि जैसे आपने कहा कि मैं पहला नेत्रहीन भारत में किसी भी भाषा में जिसको ये साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ है, तो मुझे लगता है कि मेरे माध्यम से संपूर्ण दृष्टिहीनों के साहित्य का सम्मान हुआ है, और इस बात का मुझे बहुत आनंद है, बहुत ही खुशी भी है। और एक बात मैं खास आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यदि कोई सनेत्र कवि होता है जो अपनी आँखों से इस दुनिया को देख पाता है, वो सितारों को देख पाता है, चांद को देख पाता है, किंतु मैं जन्म से नेत्रहीन होने की वजह से ना ही मैंने चांद को कभी देखा, ना सितारों को देखा, ना कभी खिलते हुए फूलों को देखा, ना कभी अपनी माँ के प्यार भरे चेहरे को देखा। मैंने कभी अपनी पत्नी के आंखों में जो प्यार दिखाई देता है वो नहीं देखा। मैं अपने मासूम बेटे बेटी का कभी भी मुस्कुराहट भरा चेहरा नहीं देखा। मेरे लिए जो दुनिया है वो एक जो दृश्य बिंब नहीं है। आई डू नॉट सी द वर्ल्ड इन द विजुअल इमेजेस, बट द वर्ल्ड एंड द लाइफ कम्स टू मी इन ऑडिटरी फॉर्म और इन द टेक्टाइल फॉर्म। तो मुझे जो जीवन का अनुभव हुआ है वो स्पर्श के साथ हुआ है। मुझे जो जीवन का अनुभव हुआ है वो वाणी और ध्वनि के साथ हुआ है। तो मेरे कविताओं के अंतर्गत यदि आप देखने का प्रयास करेंगे तो उनमें आप दृश्य बिंब या दृश्य रूपक या दृश्य उपमाएं नहीं मिलेंगी। आपको उसमें श्रवण की जैसी बातें मिलेंगी, छूने की बातें मिलेंगी। और इसलिए मैं कहूँगा कि एक डिसेबिलिटी एस्थेटिक्स, एक नए तरीके का एस्थेटिक्स मैं काव्य के अंतर्गत लाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ मैं इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सौंदर्य बोध का संबंध केवल दृष्टि से या देखने से नहीं है। सौंदर्य बोध का संबंध आपके नजरिए या दृष्टिकोण से है। किस प्रकार का दृष्टिकोण आप जीवन में इख्तियार करते हैं, वहां से सौंदर्य बोध उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव यदि मीठा है तो वहां सौंदर्य बोध होता है। किसी व्यक्ति की छुहन यदि आपके दिल के अंतर्गत आनंद भर देती है तो वहां भी सौंदर्य बोध होता है। बहुत बार आज के इस विश्व में जहां हम देखने को अधिक महत्व देते हैं, हम भूल गए हैं कि हमारे बाकी जो सेंसेस है, छूना है, सुनना है, सूंघना है, तो महसूस करना है, इनकी भी अपनी एक क्षमता है, इनका भी अपना एक सौंदर्य है। मेरी एक गज़ल में मैंने इसको रेखांकित करने का प्रयास किया है कि बहुत बार हम ये सोचते हैं कि जो दिखाई देता है वही रोशनी होती है, किंतु इससे भी परे कोई रोशनी होती है। जैसे दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। क्या बात है। मैं विनोद जी से ये आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए अपनी गज़ल संग्रह से एक गज़ल सुनाएं। बिल्कुल, इसी गज़ल को मैं आगे बढ़ाता हूं कि दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। तमन्ना थी तमन्ना है तमन्ना ये रहेगी ही, तमन्ना थी तमन्ना है तमन्ना ये रहेगी ही, जो जाना उससे भी कोई ज़्यादा ज़िंदगी होगी। और ये शेर देखें कि हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते समझ लेना, कि हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते समझ लेना, किवाड़ों की कोई अपनी ही मजबूरी रही होगी। क्या बात, बुझा देता है सागर प्यास ये सच है मगर, बुझा देता है सागर प्यास ये सच है मगर, जुदा पहचान खोते ही नदी हर रो पड़ी होगी, और न जाने कैसे सारे हल मुझे मिलते ही जाते हैं, न जाने कैसे सारे हल मुझे मिलते ही जाते हैं, हिसाबों की किताबों में वो गुल रख कर गई होगी, दिखाई दे न दे
ऐसी भी कोई रोशनी होगी। क्या बात है, क्या बात है। तो हिसाबों की किताबों में कोई गुल रख कर गई होगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या उल्लास है, क्या उत्साह है, क्या ऊर्जा से लबरेज हैं विनोद जी आप। मुझे लगता है ईश्वर ने नेत्र नहीं दिए, लेकिन ईश्वर ने वाणी दी है। एक प्रखर वक्ता हैं आप, और बहुत सुविचारित तरीके से आप अपनी बातचीत को रख भी रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। आगे की क्या योजना है, और साहित्य अकादमी ने आपको इतना बड़ा सम्मान दिया है एक संदेश के साथ कि इस देश के युवाओं को, खासतौर से जो गज़ल के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाना चाह रहे हो, और ख़ासतौर से जो नए लेखक हैं उनके लिए कुछ कहना चाहें, दो शब्द रखना चाहें, तो संदेश के ज़रिए रखें। जी, पहले मैं साहित्य के महत्व पर बात करूँगा कि देश में मेरा ये मानना है कि आप कोई भी प्रकार की शिक्षा हासिल करें, चाहे आप लॉ पढ़ें, इंजीनियरिंग पढ़ें, मेडिसिन पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें, मैनेजमेंट पढ़ें, हर ब्रांच में, हर शाखा में शिक्षा के साहित्य को सम्मानित किया जाए। किंतु जो युवा साहित्य पढ़ेगा उसके मन में कभी नफरत नहीं होगी, उसके मन में कभी हिंसा नहीं होगी, क्योंकि साहित्य आपके हृदय का विकास करता है, आपको सहोदर बनाता है, आपके संवेदनाओं का विकास करता है, करुणा का विकास करता है, प्रेम स्नेह का विकास करता है। तो साहित्य पढ़े हुए व्यक्ति कभी नफरत के बीज नहीं बोएंगे। इसलिए साहित्य का अत्यधिक महत्व है हमारे व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो नए लेखक हैं और ख़ास करके गज़ल लिखना चाहते हैं, तो गज़ल वो लिखना सीखें, क्योंकि ये बहर वज़न की बात है, या टेक्निक्स होती हैं गज़ल की, किसी भी शायरी की टेक्निक्स होती हैं। तो सिर्फ शौकिया लिखना जो है वो एक बात हो गई, आप उसको सिस्टमेटिकली सीखें। यदि आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लॉ पढ़ते हैं, उसके लिए 3-4 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। यदि आप संगीत सीखते हैं तो इशारात करना पड़ता है, पेंटिंग के लिए एग्जामिनेशन देनी पड़ती हैं। तो आप लेखन को इतना सहज मत माने, ये सबसे कठिन कला है। किसी कोई उस्ताद करें, कोई गुरु करें, कोई वर्कशॉप जो है वो अटेंड करें, और सही तरीके से आप गज़ल, गीत, नज़्म जो है, दोहे, वो लिखना सीखें, और आप देखेंगे कि लेखन जो है आपको निश्चित रूप से एक ऐसा संवेदनशील व्यक्ति बना देता है जिन व्यक्तियों की आज के हमारे समाज में और विश्व में सबसे अधिक आवश्यकता है। एक गज़ल के साथ आप छोड़े जाएं हमारे दर्शकों को, ताकि वो आने वाले वक्त में भी आपकी गज़लों की तासीर के साथ सराबोर होते रहें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं दर्शकों से बात कर रहा हूँ। और मैं जैसे सिंधी का शायर है, तो सिंधी जो एक साहित्य है उसकी अपनी एक विशेषता है, क्योंकि सिंधी न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी बोली जाती है भाषा। तो ये भाषा एक जो है ना, एक सूफियाना रंग लिए हुए है, और धर्मनिरपेक्ष भाषा है, और सबको समाहित करने वाली भाषा है, और अपनत्व वाली भाषा है, और इसलिए इसका साहित्य भी बहुत मीठा होता है। एक हथ पकड़ जा की एक गज़ल है, जिसका मैं एक रफ ट्रांसलेशन यहाँ पर हिंदी में आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कभी अगर मैं खुद से डरूं हाथ पकड़ना, कभी अगर मैं खुद से डरूं हाथ पकड़ना, कभी बेवजह ही रोऊं हाथ पकड़ना, जाता हूँ मैं खुदा के पास मगर याद रखना, जाता हूँ मैं खुदा के पास मगर याद रखना, गर खाली हाथ लौटूं हाथ पकड़ना। क्या बात। सितारों की महफिल से आधी रात को, सितारों की महफिल से आधी रात को जो गमगीन लौट आऊं हाथ पकड़ना, कभी जहन से कभी दिल से काम लिया, कभी जहन से कभी दिल से काम लिया, जिस दिन दोनों की ना सुनूं हाथ पकड़ना, अगर खुद से ही डरूं हाथ पकड़ना, कभी बेवजह रोऊं हाथ पकड़ना। क्या बात है। तो ये थे सिंधी लेखक, सिंधी कवि, सिंधी गज़लकार, हत्थों पकड़ जा के लेखक, जिन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। क्या खूब गज़लें इन्होंने कही और हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, इस उम्मीद के साथ कि ऐसे और भी लेखक, ऐसे और भी गज़लकार हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़े और साहित्य अकादमी उनको पुरस्कारों से नवाजती रहे। बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया और अपने गज़ल संग्रह के बारे में बातें साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया।